कहने को तो यह दास्तान उसी रोज से शुरू हो चली थी जिस रोज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ का आकस्मिक अधिवेशन आयोजित किया था पटना के एक हॉल के भीतर। संदर्भ था 1977 के आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनसंघ की भूमिका। कार्यक्रमों की सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सबसे पहले नजर आ रहा था। इसी को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कानाफूसियों का दौर जारी था कि तभी अचानक राष्ट्रीय अधिवेशन के केंद्रीय मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी अपना माइक संभालते हुए पहली पंक्ति का उच्चारण भर करते हैं और समूचा कोलाहल क्षण भर में शांत हो जाता है। भारतीय जनसंघ ने आपातकाल में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, मगर अब हमारा काम पूरा हो चुका है और आज मैं भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आज से आपकी पार्टी भारतीय जनसंघ नहीं, जनता पार्टी है। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी कौन सी विवशता थी जिसके नाते वो अपनी ही पार्टी, अपने ही जनसंघ, जिस जनसंघ की छांव में उन्होंने सियासत का ककहरा सीखा, उसी जनसंघ को समाप्त कर दे रहे थे? तो इस सवाल का जवाब भी छिपा है पटना के ही एक 8 बाई 8 के कमरे के बीच, जिस कमरे में एक शाम 100 वाट का बल्ब जल रहा था और उसी पीली रोशनी में जयप्रकाश नारायण और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कमरे का दरवाजा बंद कर एकांत में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। ये वार्तालाप वाजपेयी के लिए बेहद जरूरी था, समूची दक्षिणपंथी बिरादरी के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण अपने छात्र आंदोलन में किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसकी विचारधारा से जुड़े हुए किसी भी संगठन को शामिल करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ भली भांति जान रहे थे कि इंदिरा गांधी और समूची कांग्रेसी विचारधारा के खिलाफ ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन प्रायोजित होने वाला है और कहीं इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ की दूरी हो गई तो ये सियासी तौर से जनसंघ का नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होगा। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जयप्रकाश नारायण के पास गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारंबार मनाने के पश्चात जयप्रकाश नारायण इसी शर्त पर राजी हुए थे, भारतीय जनसंघ अपनी पहचान मिटाकर जनता पार्टी में विलय होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को यह सौदा इतना महंगा नहीं लगा था, तो वाजपेयी ने जेपी को वचन दे दिया था और अब जेपी ने वाजपेयी को अपने उन्हीं वचनों की याद दिला दी थी, जिसके बाद वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ की समाप्ति की उद्घोषणा कर दी थी। मगर आहिस्ता 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 जेपी की मृत्यु के पश्चात जनता पार्टी की एकता छिन्न भिन्न होने लगी। जनता पार्टी के ही नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हुए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को नीचा दिखाने लगे। खास तौर से जनता पार्टी का एक समाजवादी खेमा जो जानबूझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए नेताओं को हर कीमत पर जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता था, तो कोई अवसर ना मिलता देख इस खेमे ने बोतल से एक नया जिन्न निकाला, दोहरी सदस्यता का जिन्न। इन नेताओं का कहना था कि चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए नेता एक साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी दोनों की सदस्यता अपने पास रखे हुए हैं, जो किसी भी तरह से नैतिकता के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है, इन्हें इन दोनों सदस्यताओं में से किसी एक सदस्यता का चुनाव करना ही होगा। या तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन जाएं या जनता पार्टी के सदस्य। जिसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी ने दो टूक लहजे में कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे बीच नाभिनाल का संबंध है, नाभिनाल का संबंध जो माता और शिशु के बीच होता है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता कतई नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे मूल्य कोई भी क्यों ना चुकाना पड़े। एक तरह से ये जनसंघ के नेताओं के सामने नियति जनित आपदा थी, मगर वाजपेयी ने इस आपदा को अवसर में तब्दील करते हुए अपने सपनों का दल बनाने का संकल्प लिया और 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लाल कृष्ण आडवाणी, विजया राजे सिंधिया और सिकंदर बख्त के साथ अपने सपनों के दल भारतीय जनता पार्टी की नींव डाल दी। वाजपेयी ने ताल कटोरा स्टेडियम के केंद्रीय मंच की कमान संभाली तो शब्द मानो ज्वालामुखी के लावा की तरह बह रहे थे। वाजपेयी ने कहा, अब हम गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर आगे जाएंगे और यही हमारा
मूल मंत्र होगा। सबसे पहले सामने आए 1980 के लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक शिकस्त, मगर ये तो बस शुरुआत भर थी। इसके बाद तो सूबों दर सूबों शिकस्तों का वो कुफ्र शुरू हुआ, जो कुफ्र थमने का नाम नहीं ले रहा था और अपने साथ बदस्तूर हर नए चुनाव के साथ उससे भी बड़ी शिकस्त साथ ला रहा था। हालात 1983 आते आते इतने बद से बदतर हो चले थे कि जिस दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने पहली दफा जीत का स्वाद चखा था, जो भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ मानी जाती थी, उस नगर निगम चुनाव की सीट पर भी बरस 1983 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय सितारे के होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह शिकस्त खा कैसे रही है। जानते हैं ऐसा हो क्यों रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी के अथक प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार शिकस्त क्यों खा रही थी? क्योंकि पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी के दो कट्टर दुश्मनों ने हाथ मिला लिया था। एक इंदिरा गांधी और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हां, आरएसएस। दरअसल इंदिरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ 1978 से ही आहिस्ता आहिस्ता पर्दे के पीछे से बनने लगा था, जिसके चलते इंदिरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के साथ बैकडोर वार्तालाप आहिस्ता आहिस्ता आरंभ करना शुरू कर देती हैं, अपनी ओर से संकेत देना शुरू कर देती हैं। जैसे 1978-79 में अचानक से इंदिरा गांधी ने स्वातंत्र वीर सावरकर की जयंती मनाना, सावरकर की जयंती पर शुभकामनाएं देना, सावरकर को स्वातंत्र वीर घोषित करना, उन पर पोस्टर कार्ड जारी करना। माने नेहरू की बेटी कभी सावरकर के लिए पोस्टल कार्ड जारी करेगी, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, मगर इंदिरा ने ये किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की करीबी हासिल करने के लिए। यही नहीं, हिंदू वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इंदिरा गांधी ही वो पहली शख्स थी जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताला खुलवाने का प्रस्ताव सरकार के भीतर एक मसौदे के रूप में तैयार किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लग रहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पे अपनी पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? क्योंकि संघ गांधीवादी समाजवाद में विश्वास नहीं रखता था, उसे तो खाटी दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी राजनीति चाहिए थी, जिस राजनीति का शंखनाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कर रही थी। तो संघ के सरसंघ चालक भाऊ साहब देवरस को लग रहा था कि इस दौर में तो इंदिरा के साथ रहना ज्यादा बेहतर है हमारी विचारधारा के लिए। वो सत्ता में भी हैं, तो संघ को कहीं ना कहीं सत्ता का लाभ भी मिलेगा। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इंदिरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी नजदीकी बढ़ाई थी। अटल के साथ दूरी होने के लिए दो कारण जिम्मेदार थे। एक वजह है अटल का गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर अपनी नई पार्टी को आगे लेकर जाने का फैसला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केंद्रीय नेतृत्व तो बुरी तरह उखड़ा हुआ था वाजपेयी से इस मसले को लेकर कि वाजपेयी गांधीवादी समाजवाद के रास्ते पर अपनी पार्टी आगे लेकर जाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी अपनी विचारधारा की विशिष्टता, उसका वैशिष्ट्य वाजपेयी समाप्त कर देंगे। मगर मसला महज यही नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नाराजगी मात्र गांधीवादी समाजवाद पे नहीं थी। असल नाराजगी तो बीते 1.5 दशक से चली आ रही थी, जिस नाराजगी को इंदिरा ने भांप लिया था। असल में वो वजह थी अटल की मोहब्बत, अटल का इश्क, जिस इश्क से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिरंतन चिढ़ थी, जिस चिढ़ के चलते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतीक पुरुष गुरुजी गोलवलकर ने वाजपेयी को 1967 में अपनी मोहब्बत से दूर जाने का आदेश सुना दिया था, जिस पर वाजपेयी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतीक पुरुष गुरुजी गोलवलकर को झड़कते हुए कहा था, चाहे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो, क्या छीन सकते हो? मेरा राजनीतिक कद, मेरा पद, सब कुछ छीन लो, मगर मैं अपनी मोहब्बत से एक कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और उसी रोज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच मतभेद की जो खाई पैदा हुई थी, उसी खाई का यह दुष्परिणाम था कि बरस 1980 से लेकर 1983 तक अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक संभावनाओं को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक तबका इंदिरा के साथ पूरी वफादारी से अपने संगठन का जोर लगा रहा था।
यकीनन इसके बाद वाजपेयी का राजनीतिक कट घट गया। वाजपेयी के हाथ से सियासी कमान छीन ली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वाजपेयी को नेपथ्य में डाल दिया, मगर वाजपेयी को वो सब स्वीकार था, मगर अपनी मोहब्बत से दामन छुड़ाना अब वाजपेयी को स्वीकार नहीं था। ये भी अपनी तरह की एक सियासत है और इंदिरा की भी अपनी तरह की एक सियासत थी, जहां उन्होंने वाजपेयी की मोहब्बत का इस्तेमाल किया था। खैर, सियासत है। आज की ये कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।